हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और मैं हर बार कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। और ये वीडियो देखने का एक फायदा ये भी होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो यहाँ पे मैं डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी जिससे आपका हो जाएगा रिवीजन। ठीक है। इसके साथ ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पॉपुलेशन एक टॉपिक है जहां से आता ही है। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ये पूछे ही जाते हैं, 2024 में भी आया था। और पॉपुलेशन पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है। और नीति आयोग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है। तो इससे बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है। इसके साथ ही एक बात और है कि प्रीवियस ईयर के जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बीबीए के, बीकॉम के, एमबीए के एंड मैनेजमेंट वाले जो बीसीए के सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैंने डिफरेंट पेपर्स के डिस्कस किए हैं। और इनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दी है। तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर रेफर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर रेफर करिएगा जहां से आपको जो बीबीए, बीकॉम ये बीसीए के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके प्रीवियस ईयर 2023, 2024, 2022 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, आप जानते हैं 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। सेक्शन ए होता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। ये देखिए सेक्शन ए है। सेक्शन ए है, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद सेक्शन बी होता है, 15 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से। 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 6, 7, 8। उसके बाद आता है सेक्शन सी, 15 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन सी में 3 करने होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 करने होते हैं। ये है सेक्शन सी। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला सेक्शन ए से शुरू करते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है, और ये 2024 में भी पूछा गया है कि डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के मेन कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो ये क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है। ये वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, पर मैं यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ कि क्या पता 7.5 नंबर में आ जाए, 15 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो आपको पूरे पॉइंट्स पता होने चाहिए। लेकिन 3 नंबर में आप 4 से 5 लाइन लिखिएगा, क्योंकि इसमें 3 नंबर से ज्यादा तो मिल नहीं सकता है। तो 4 से 5 लाइन सफिशियंट होगा। अच्छा, इसकी वर्ड लिमिट वैसे होती है 75 वर्ड्स में आंसर करना होता है सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन बी के 200 वर्ड्स में। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन 1 है कि डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के मेन कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो पहला यही है, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर डोमिनेंस। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, यानी हमारे इंडिया में एक मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तीसरा जो फीचर है दैट इज हाई पॉपुलेशन। एज पर गूगल 2025 में इंडिया इज नाउ हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। ठीक है, गूगल के अकॉर्डिंग 2025 में हो गई है। तो हमारी पॉपुलेशन हाई है। तीसरा फीचर हुआ। चौथा है लो पर कैपिटा इनकम। वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हाई है तो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो कंपेरेटिवली कम है। अगला क्या है, इनकम इनइक्वलिटी। अगला जो फीचर है इनकम इनइक्वलिटी, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो इनकम इनइक्वलिटी है।
इन इकोनॉमी में, तो वही अगला फीचर है। नेक्स्ट, डेवलपिंग इकोनॉमी। वैसे तो डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, पहले कंपेयर में बात करें तो इंडिया ने बहुत डेवलप किया है, बट स्टिल इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में नहीं आई है। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, लेकिन पहले के कंपेयर में बहुत ह्यूज डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगली बात करें, अगला जो फीचर है दैट इज सर्विस सेक्टर ग्रोथ। सर्विस सेक्टर का कह लीजिए जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है, आईटी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत ज्यादा है, हो गया है। ठीक है, तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 7 फीचर हैं इंडियन इकोनॉमी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कारण पॉपुलेशन बढ़ने का है कि हाई बर्थ रेट। इंडिया में जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है। इसके कारण अलग अलग है। अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो जाती है, लोगों को लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, बहुत अवेयरनेस नहीं है, फैमिली प्लानिंग है, सोशल कस्टम है कि ज्यादा लोग होंगे परिवार में तो ज्यादा कह लीजिए अर्निंग हैंड होंगे, उतने ज्यादा लोग कमाने वाले होंगे, तो ये थोड़ा सा सोशल कस्टम है जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगला जो रीजन है दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। कह लीजिए मेडिकल, कह लीजिए एडवांसमेंट बहुत हुआ है, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में बहुत ग्रोथ हुई है, जिससे क्या है कि अब जो एक्सपेक्टेंसी रेट है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, ठीक है, पहले लोग 55-60 तक रहते थे, लेकिन अब जो है एक्सपेक्टेंसी जो ईयर है वो मतलब बढ़ गया है, तो इससे भी जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। ठीक है, अगला इलिटरेसी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है, कल्चरल फैक्टर है और गरीबी है। तो लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा अर्निंग हैंड होंगे, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। अगला जो 3 नंबर में अगला जो क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के 3 फीचर बताइए। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री जो है डिटेल में, अच्छा, कॉटेज, सॉरी, इट इज नॉट कॉटन, इट इज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब होता है लघु उद्योग। 2024 में भी कॉटेज इंडस्ट्री पे डिटेल में क्वेश्चन आया। यहाँ पे 3 नंबर में आया है कि आपको इस पे फीचर्स बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फीचर है लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को कहा जाता है लघु उद्योग। सबसे पहला इसका फीचर क्या है कि इट इज अ, यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। ये लघु उद्योग होता है जनरली घर में, अ, ये छोटे से मतलब घर में एक कमरे में जो छोटा सा बिजनेस शुरू किया जाता है, उद्योग शुरू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। तो सबसे पहला इसका फीचर यही है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो छोटे लेवल पे होता है। छोटी सी वर्कशॉप शुरू कर दी या घर में ही एक कमरे में छोटा सा काम शुरू किया हैंडीक्राफ्ट का या कुछ खाने बनाने का, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर कॉटेज इंडस्ट्री। तो सबसे पहला फीचर यही है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है इसमें। दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव। कॉटेज इंडस्ट्री में मशीनों का कम यूज होता है, लेबर रिलेटेड वर्क, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, तो वही दूसरा इसका फीचर है। तीसरा क्या है, यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, यानी लोकल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसी को यूज किया जाता है जनरली कॉटेज इंडस्ट्री, उसी का यूज करके कुछ प्रोडक्टिव चीज बनाई जाती है, उसे बेचा जाता है। तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री में है हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिव द नेम ऑफ एनी 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम बताइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे पहला हमारा बैंकिंग सेक्टर में कौन सा आता है, आरबीआई। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई को कहा जाता है बैंकर्स बैंक। अच्छा, आरबीआई भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि 2024 में भी आरबीआई पे क्वेश्चन आया है, इस साल भी आया है, 15 नंबर में है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप एक एसबीआई लिख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक जानते हैं पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। अगला एलआईसी लिख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। बाकी और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं, नाबार्ड है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, आईडीबीआई, बहुत सारे बैंक आप जानते हैं। दीज ऑल आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन आया है सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेस बिकॉज ऑफ
स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है जिसकी वजह से बेरोजगारी जो आई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो आया है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे सपोज करिए इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर का पार्ट है या पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो फॉल हो गई, ठीक है, या बंद हो गई या डिक्लाइन हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे उस इंडस्ट्री के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या वहां पे छटनी हो गई जिसकी वजह से काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ जिसकी वजह से लोगों की जॉब चली गई, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है, जैसे इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन हो जाए, यानी वो इंडस्ट्री अब डाउन में चली जाए, या उस इंडस्ट्री में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी यूज होने लगी, जिससे क्या है लेबर की छटनी करनी हो गई, अब इतने लेबर की जरूरत ही नहीं है, उनकी छटनी कर दी गई। तो इस टाइप का जो होता है ना, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये क्यों अराइज करता है, बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन स्किल एंड रिक्वायरमेंट, लोगों में वो स्किल नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, तो इसके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट अकर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 5 ईयर प्लान पे है, 5 ईयर प्लान भी पढ़ के जाइएगा। 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये वाले जो टॉपिक है ना, प्लानिंग कमीशन ने दिया था 5 ईयर प्लान, फिर 2015 में आया नीति आयोग, नीति आयोग के फीचर क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एक्सप्लेन 11th 5 ईयर प्लान, जो 11th 5 ईयर प्लान था इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसके पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, ये बताने हैं। तो सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान क्या था, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना जो आती थी पहले, ये प्लानिंग कमीशन लाता था पंचवर्षीय योजना, उसके तहत कुछ टारगेट्स होते थे जो अगले 5 साल में अचीव करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, जैसे 11th 5 ईयर की प्लान की बात करें तो वो था 2007 से लेकर 2012 तक चला 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका मेन फोकस किस बात पे था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब एक बैलेंस ग्रोथ, ओवरऑल हर सेक्टर की ग्रोथ हो, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसका मेन फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ पे। ठीक है, ये इंश्योर करता था बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो सोसाइटी के हर एक सेक्टर तक पहुंचे। ठीक है, ये इस 5 ईयर प्लान में था, का मेन फीचर। अब इसके और फीचर्स, इसका मतलब मेन फोकस इस बात पे था। अब इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला इसका फीचर है जीडीपी ग्रोथ टारगेट। तो ये जो 11th 5 ईयर प्लान था, इसका टारगेट था कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हो, 9% का, 9% एनुअल ग्रोथ हो जीडीपी में। ठीक है, जिसपे मेन इंफेसिस किस बात पे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वो डेवलपमेंट जो लंबे समय तक सस्टेन रहे, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो डेवलपमेंट, ये इसका मेन फोकस था, इसका एक पॉइंट। अगला क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ऐसा ना हो कुछ ही रीजंस का डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव मतलब इकोनॉमी के हर सेक्टर का, शहर का, गांव का, हर एरिया का, हर रीजन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी कम हो, इनइक्वलिटी कम हो एंड रीजनल इम्बैलेंस कम हो, हर रीजन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तीसरा इसका फीचर क्या था, एजुकेशन एक्सपेंशन, सोसाइटी के हर सेक्टर को, हर रीजन को एजुकेशन मिले। ठीक है, और इसी के तहत जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ाई गई, आईआईटीज और ओपन हुए, आईएम्स और ओपन हुए। ठीक है, आरएमएसए, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। ठीक है, तो ये एजुकेशन को और एक्सपेंड करना इस 5 ईयर प्लान का पार्ट था। हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूवमेंट करें, जिसके लिए एनआरएचएम, एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया, ये भी 5 ईयर प्लान का पार्ट था। इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाए, ठीक है, रोड्स और अच्छी की जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए, टारगेट रखा गया कि 4% ग्रोथ हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अच्छी सीड्स, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए फार्मर को। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर बूस्ट के लिए टारगेट था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, जो एमएसएमई है, एमएसएमई जानते हैं ना, स्मॉल, एम फॉर माइक्रो,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको और प्रमोट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को और प्रमोट किया जाए। तो ये सब इसके है। तो ये 11th 5 ईयर प्लान के ये सारे पॉइंट थे। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है ना कि सक्सेस कितना रहा, फेलियर कितना रहा। तो सक्सेस की बात करें तो हाँ, सही में जैसे सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुई, प्रोडक्शन सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ खूब, ठीक है, तो सक्सेस तो मिली। हायर ग्रोथ हुई सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन बढ़ी, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लेकिन कुछ टारगेट थे, जैसे ताकि एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ होगी, वो नहीं अचीव हुई। पावर्टी रिड्यूस हुई, लेकिन स्टिल देयर इज अ पावर्टी, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, बट बहुत ग्रोथ मिली, ठीक है। इसकी थोड़ी कमियां क्या थी कि चीजें तो इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन देयर वाज स्लो इम्प्लीमेंटेशन। और महंगाई बढ़ी, राइजिंग इन्फ्लेशन हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी, यानी सारे एरियाज का इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें थी 11th 5 ईयर प्लान में। ये सब डिटेल में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एसएसआई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस लिखिए। बता दें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, कॉटेज इंडस्ट्री अलग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलग है, की बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो वही डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एसएसआई का क्या रोल है, ठीक है। तो एसएसआई का बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल है स्मॉल इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट, रोजगार प्रोवाइड किया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसने जो है रोजगार प्रोवाइड किया। 2024 में क्वेश्चन आया है डिटेल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कि किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी जरूर करके जाइएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली तो इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इसने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लोगों को नौकरी दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, यानी मशीनों का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेबर का ज्यादा यूज होता है। तो इससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस ये हुई। दूसरी क्या है, रीजनल डेवलपमेंट होता है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रूरल एरिया में भी सेटअप होती है, सेमी अर्बन एरिया में भी, छोटे शहरों में भी सेटअप होती है। तो इससे क्या है, लोगों को मूव नहीं करना पड़ता बड़े शहरों में नौकरी के लिए, उनको वहीं पे रोजगार मिल जाता है। तो क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट, यानी गांव का एरिया भी डेवलप कर रहा है, छोटे शहर भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एसएसआई ओपन हुआ है, ठीक है। लोग कैपिटल रिक्वायर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। छोटे लेवल पे बिजनेस तो शुरू किया जा सकता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तब बहुत पैसा चाहिए, पर छोटे लेवल पे शुरू करना है तो कम पैसा चाहिए। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट मतलब कह लीजिए फीचर था कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। अगला क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी में एसएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये अगला फीचर हुआ। इनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत इनकरेजमेंट मिला, ठीक है। ये जो है इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ क्रिएटिव आइडिया ये इसके थ्रू ला सके, ठीक है। तो ये इसका अगला पॉइंट है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो एक्सपोर्ट, इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प इन प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट हुए, टेक्सटाइल हुए, लेदर गुड हुए, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दैट इज इट सपोर्ट द लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी कंपनी है ना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन्हें सपोर्ट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, ठीक है, वो बॉटल बनाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाता है, लेकिन उसकी बॉटल का जो ढक्कन है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है। जो कैप है ना, कोल्ड ड्रिंक की जो कैप है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है। तो ये क्या है, इट सपोर्ट्स द लार्ज इंडस्ट्री। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, ये प्रोवाइड करता है एंसिलरी, या जो एडिशनल प्रोडक्ट कुछ चाहिए होता है ना, ये बड़ी कंपनीज को एडिशनल प्रोडक्ट एंसिलरी यूनिट की तरह काम करती हैं। ये पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं, कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं बड़ी फर्म। जैसे बताया मैंने एग्जांपल ना, ढक्कन जो है छोटी कंपनी बना रही है, एसएसआई बना रही है, बॉटल बड़ी कंपनी बना रही है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है दैट इज बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया के बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वरना वही रीजन मैंने बताया ना कि इससे क्या है, अब रूरल एरिया के या छोटे शहरों के जो लोग हैं उन्हें अर्बन एरिया में मूव करने की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए, क्योंकि एसएसआई छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है रूरल एरिया में जहां वो काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ठीक है, हम बड़ा बिजनेस तो शुरू करने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए आखिरी जो क्वेश्चन है, सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का रोल बताना है, इसके फंक्शन बताने हैं। मैंने बताया ना, प्लानिंग कमीशन पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। तो नीति आयोग जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 2015, 2015 में एस्टैब्लिश हुई। इससे पहले होता था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया, 2015 में एस्टैब्लिश हुई। जिसका एम क्या था, जिसका एम था टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डायरेक्शन। तो नीति आयोग का बेसिकली रोल था, ये दो मेन रोल थे। इनको अब मैं समझाती हूँ। पहला था नीति आयोग वर्क एज अ पॉलिसी थिंक टैंक। इंडिया के लिए जो पॉलिसी बनाना है, इंडिया के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है, पॉलिसी बनाना है, वो नीति आयोग का काम है, नीति आयोग का। ठीक है, तो नीति आयोग का काम है लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन, इंडिया के लिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन है, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट को देनी है, ये सब काम नीति आयोग करता है। ठीक है, और दूसरा क्या था इसमें, इट प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों मिल के पार्टनरशिप में काम करें। ठीक है, ये नीति आयोग का मतलब इस बात को प्रमोट करता है कि पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सेंटर और स्टेट मिलके काम करें, ये मेन है। तो ये दो मेन पॉइंट है नीति आयोग के, इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट हैं। जैसे नीति आयोग फोस्टर द इनोवेशन, इनोवेशन क्रिएटिविटी, इसको प्रमोट करता है। और इसी के तहत एम यानी अटल इनोवेशन मिशन एस्टैब्लिश किया गया, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए नीति आयोग के तहत, जहां पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। अगला क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई नीति आयोग के तहत, ठीक है, लेकिन पॉलिसी लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसी को मॉनिटर भी करना होता है, रिव्यू भी करना होता है, ट्रैक भी करना होता है कि क्या जो पॉलिसी के तहत जो बात सोची गई थी वो क्या इंप्लीमेंट हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये सब भी नीति आयोग करता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है। बेसिकली ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। अगला एडवाइजरी रोल, तो नीति आयोग है ये एडवाइस करता है, ये सुझाव देता है ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज पे सुझाव देता है। ठीक है, तो दीज आर द रोल ऑफ नीति आयोग। अगला हम फंक्शन की बात करें, नीति आयोग क्या क्या करता है, फंक्शन और रोल सिमिलर ही है। ठीक है, अगला इसका फंक्शन क्या क्या है, मतलब फंक्शन मतलब काम क्या क्या है। पहला है फॉर्मुलेट नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, जो स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, इंडिया 2027 तक क्या टारगेट अचीव करेगी, इंडिया 2030 तक क्या टारगेट अचीव करेगी। ठीक है, तो वो जो फ्रेमवर्क है, वो जो विजन है, वो सब स्ट्रैटेजीज है, प्लानिंग है, वो सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, ये सब करना, फॉर्मुलेट करना, ये नीति आयोग का काम है। अगला क्या है, रिसोर्स एलोकेट करना। देखिए हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, ठीक है, तो रिसोर्स को हमें सही तरीके से यूज करना है, इसका सही यूटिलाइजेशन करना है, सही एलोकेशन करना है, रिसोर्स एलोकेशन करना है, तो ये भी नीति आयोग का काम है। डेटा एंड रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, मतलब कंडक्ट करना है स्टडीज टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, यानी स्टडीज वगैरह करना, रिसर्च करना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सके।
तो ये भी नीति आयोग करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी वो मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उनको इतना ज्यादा यूज कर ले कि आने वाली जनरेशन को मिले ही नहीं। ठीक है, या उन्हें कंटामिनेटेड मिले, खराब मिले। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना कर दें प्रगति के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखता है नीति आयोग। नीति आयोग का अगला फंक्शन है इनकरेज डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस, इन सबको प्रमोट करता है नीति आयोग, इनकरेज करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी टेक्निकली गाइड करना, ठीक है, एडवाइस करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी नीति आयोग करता है। तो दीज आर द फंक्शंस एंड रोल ऑफ नीति आयोग। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं, 15-15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी अच्छा है। What पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आपको बताने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी किसी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना, यानी किसी इकोनॉमी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंप्रूव होता है तो ये कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक यानी अब वहां के लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फूड, अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब, और भी बहुत सारी, होम अच्छा है, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो पहले से इंप्रूव हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उस इकोनॉमी में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, दिस इज सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। यानी किसी कंट्री के जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अगर इंप्रूव हुआ है तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ इन इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इनकम ग्रोथ होती है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी इनकम बढ़ेगी तभी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, एक चीज और है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल हर सेक्टर में डेवलपमेंट जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, तो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है केवल कि आउटपुट बढ़े, ठीक है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं या कौन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके पास मतलब नेचुरल रिसोर्स अच्छे खासे होने चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास जमीन होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल होने चाहिए, सॉइल होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को और हमारी नेशनल इनकम को इफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। हमारे यहाँ स्किल्ड मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो वहां पर का जो लेबर है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, वो स्किल्ड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगला क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किसमें, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मशीन होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिल्डिंग में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी कैपिटल फॉर्म होगा। अगला क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर फील्ड में। अगला क्या है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बैंकिंग, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, आए दिन गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अब गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो ये इंडस्ट्रीज के लिए कितना मुश्किल होगा काम करना, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, गवर्नमेंट का विजन क्लियर हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे, तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगला इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जीडीपी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, मॉडर्नाइजेशन हो, ये सब चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए, लोग को एजुकेशन अच्छी मिले, स्कूल कॉलेजेस बढ़िया हो, ठीक है, ये चाहिए। फॉरेन ट्रेड भी होना, बहुत सारे पॉइंट बता दिए। फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, केवल हम इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट भी करें, और बढ़िया ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे पास नहीं हो सकती, किसी भी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कुछ वो बाहर से भी मंगाता है, बट हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होने चाहिए जो हमारे पास अबंडेंस में हो, बहुत ज्यादा हो, ताकि हम उन्हें एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड भी अच्छा होना चाहिए, सोशल कल्चरल फैक्टर होने चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्रोल्ड एंड स्किल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये पॉपुलेशन बहुत कम भी, कुछ कंट्रीज तो लो पॉपुलेशन से परेशान है, क्या आप जानते होंगे। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मार्केट भी है इंडिया, इसलिए भी जाना जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल प्लस स्किल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, तो आसानी से मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज द सेंट्रल फैक्टर विच हैज रिटार्डेड द गेन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इट हैज रिटार्डेड, या इसने स्लो डाउन कर दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्या आपको एक्सप्लेन करना है। तो हाँ, ये सही बात है, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हुआ है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, पहले के कंपेयर में बात करें, अब बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हर फील्ड में, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज बहुत मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ी है, तो जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिटार्ड हो गया है, स्लो डाउन हो गया है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो हाँ, सही बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ ने स्लो डाउन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, वही रिसोर्स 100 लोगों को यूज करना और वही रिसोर्स 1 लाख लोगों को यूज करना है, तो इसमें अंतर है ना। तो इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज चाहे जितने हो, जॉब चाहे जितनी गवर्नमेंट क्रिएट कर दे, ठीक है, स्कूल, फ्री स्कूल या हेल्थ केयर सर्विसेज चाहे जितनी दे दे, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि क्या होता है कि उन रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, वो रिसोर्स कम पड़ जाते हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। और एज पर गूगल 2025 में इंडिया हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन, इंडिया हैज नाउ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इसलिए चाहे रिसोर्सेज जितने हो जाएं, कम पड़ेंगे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, तो वही दिक्कत है। हेवी प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पे हेवी प्रेशर पड़ता है, फूड हो, वाटर हो, लैंड हो, एनर्जी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, हर जगह कमी हो जाती है, क्योंकि डिमांड उससे ज्यादा है, पॉपुलेशन उससे ज्यादा है। इनकम, नो डाउट इंडिया की में इनकम बढ़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें, उस इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो स्टिल लो है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, चाहे जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ले, चाहे जितना गवर्नमेंट रोजगार क्रिएट कर ले, लेकिन क्या होगा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी ही, चाहे जितना नौकरियां आ जाए, लेकिन नौकरी सबको मिल नहीं पाएगी, और जिससे क्या आएगी, गरीबी आएगी, पावर्टी इंक्रीज करेगी, कमाने वाले कुछ हैं, उन पर डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं, जिससे पावर्टी आएगी। एंड एग्रीकल्चर पे भी तो प्रेशर आएगा, लैंड हमारे पास लिमिटेड है, क्या है? और फर्टाइल लैंड लिमिटेड है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहाँ से आएगा अनाज, ठीक है, तो ये भी प्रेशर है। सोशल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, एंड हाउसिंग हुआ, ये भी इनएडिक्वेट है, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उनकी डिमांड को फुलफिल करना है। और पॉल्यूशन भी तो ज्यादा हो रहा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन। तो ये सही बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो गया। ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से ही बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्या है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ इट मे बी रिमूव। इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों है, इसका कारण बताना है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी और ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया, सेम क्या, पूछने का तरीका अलग था, बट यही क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों है, इसका कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण है कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड है, जिसकी वजह से उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेन कारण है। जैसे अगर ट्रैक्टर भी चलाना है या कोई मशीनरी यूज करनी है, तो छोटे छोटे लैंड पे यूज करना मुश्किल है। तो ये एक कारण है। ठीक है, वो अनइकोनॉमिकल पड़ता है, इकोनॉमिकल नहीं पड़ता फार्मर को, इसके कारण। दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल फार्मिंग के मेथड यूज हो रहे हैं अभी भी बहुत सारे गांव में, पुराने वही बैल से ही खुदाई हो रही है। तो ये कुछ कारण है। सीड, जो बीज यूज हो रहे हैं, लो क्वालिटी बीज यूज हो रहे हैं। खाद नहीं प्रॉपर मिल पा रही है। सिंचाई के साधनों की कमी है, जिसके कारण अभी भी एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। मानसून पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर जो है। इरिगेशन की, सिंचाई की प्रॉपर सुविधा नहीं है, जिससे किसान मानसून पे, सिंचाई के लिए मानसून पे डिपेंड करते हैं, तो इसके कारण भी एग्रीकल्चर पीछे है। क्रेडिट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। आपको क्या बताना है कि एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के कारण बताना है ना। क्रेडिट, किसानों को जो क्रेडिट लोन है वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अगला क्या है? लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर कम यूज कर रहे हैं, क्या उनको खाद वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रही, पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पा रहे, ठीक है। उनको स्टोरेज उन्होंने बना लिया, प्रोडक्शन हो गया, खेती की प्रोडक्शन हो गया, अब उसको प्रॉपर स्टोर करने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की कमी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन शहर तक, जो भी जो उत्पाद किया है, प्रोडक्शन किया है, अब वो शहरों तक जा करके वो बिक नहीं पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, प्लस किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब रीजन है कुछ एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के। अगला क्या है? इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, किसानों को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, क्या अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है, जिसके कारण किसान जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर पा रहे हैं। ये भी एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस का एक कारण है। अब इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ने किया भी है, लैंड रिफॉर्म किए गए हैं। जो फ्रेगमेंटेड लैंड थे उनको कंसोलिडेट करके इकट्ठा किया गया, ताकि किसान उस पर मशीनरी वगैरह यूज कर ले, तो किसान को इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है। इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन इंप्रूव किए गए हैं, कैनाल, ट्यूबवेल, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाए गए हैं गांव में। मॉडर्न किसानों को अवेयर किया जा रहा है, किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए किसानों को कहा जा रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें। किसानों के लिए लोन वगैरह जो है इजी तरीके से लोन वगैरह किसानों को प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी अपने तरह से पूरे एफर्ट कर रही है किसानों को मोटिवेट करने और उनकी स्थिति को और इम्प्रूव करने के लिए। देखिए वही है, इजी क्रेडिट फैसिलिटी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, मार्केटिंग सिस्टम को बेटर किया गया है, बीच में जो मिडिल मैन है उसको हटाया गया है। एमएसपी, एक फेयर एमएसपी डिसाइड की गई है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान से डायरेक्टली गवर्नमेंट खरीद रही है सामान, ठीक है, और फिर उनको सही रेट पे खरीद रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है। स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर फैसिलिटी किसान को प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जो फसल हुई है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। बात करें कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, और कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में से एक है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी, नेगेटिव पॉइंट बताऊंगी।
क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है ना आपको। तो पॉजिटिव में क्या है कि एक तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। ठीक है, इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया को, तो ये हमें यानी हमारे पास रॉ मटेरियल का बेस है। ये एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, जो कॉटन इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा मार्केट तो इंडिया में ही है। ये एक्सपोर्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन इंडिया में ही उसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी एक्सपोर्ट भी बहुत किया जाता है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को नौकरी मिलती है, ये लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, हैंडलूम वगैरह इसमें होते हैं, तो लेबर इंटेंसिव है, लोगों को नौकरी मिलती है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, टेक्सटाइल पार्क वगैरह गवर्नमेंट ने लगाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। स्किल्ड वर्कफोर्स, जो ट्रेडिशनल जो वीविंग स्किल है, हैंडलूम एक्सपर्टीज है, एंड ग्रोइंग टेक्निकल स्किल सपोर्ट दिस सेक्टर। ये जो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी आई है इस सेक्टर में, जिससे ये सेक्टर और इम्प्रूव हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है इसमें, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट जब बात कर लेते हैं कि कॉटन की जो प्राइस है ये फ्लक्चुएट करती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आउटडेटेड मशीनरी, अभी भी स्टिल मशीनरी यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, आउटडेटेड मशीनरी यूज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, छोटे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, खर्चा ज्यादा, जनरेटर पे काम करना पड़ता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, वेजेस कॉस्ट है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जो वही सामान सस्ते में बनाती हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कंपटीशन है इसमें। ठीक, हमारे पास इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट उस पर ही बहुत काम हो रहा है, बहुत इंप्रूव हो गया है पहले कंपेयर में, बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा लैग करता है, स्टोरेज फैसिलिटी में थोड़ा सा लैग करता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, ये पढ़ लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मैं बताई थी ना, आरबीआई जरूर पढ़ के जाइएगा। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई, व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज, क्वेश्चन आया है कि व्हेन इज आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ, उसके फंक्शन बताइए, आरबीआई कैसे डिफर करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन की बात करें तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था कब, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में, नेशनलाइज हुआ था। उससे पहले आरबीआई वर्क करता था एज अ प्राइवेट बैंक, आरबीआई उससे पहले प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था। वो नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये नेशनलाइज हुआ था थ्रू आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, उससे पहले वो ऑपरेट करता था एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह ऑपरेट करता। ठीक है, आरबीआई के मेन फंक्शन की बात करें, आरबीआई जानते तो है ना, इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई के फंक्शन की बात करें, सबसे पहला क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई करेंसी इशू करता है, ये जो नोट है, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के नोट है, कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है इसको कंट्रोल करता है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, M1 M2 ये सब मैंने पढ़ा है डिटेल में, आरबीआई देखता है इसको। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है, ये सब जो है आरबीआई देखता है। ये मैनेज करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, इनको पैसा चाहिए तो कहाँ जाएंगे, ये आरबीआई के पास जाएंगे। हमें पैसा चाहिए तो कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कॉमर्शियल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास, अगर कॉमर्शियल बैंक को चाहिए तो इट इज अ बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला जो बॉडी है, दैट इज आरबीआई। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज या मेथड है जिसके तहत आरबीआई कंट्रोल करता है, जैसे बैंक रेट हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये कुछ मेथड है जिसके तहत आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है।
आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, ये चाहिए तो कहाँ होती है? आरबीआई के पास होती है। ये कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है। अगला क्या है? इट इज सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने कॉमर्शियल बैंक है, नॉन कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक है, पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम आरबीआई करता है। ठीक है। आरबीआई प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इस सबके पीछे काम वजह क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करना, ये मेन कारण है, मतलब ये मेन एम है आरबीआई का। ठीक है। इसके लिए आरबीआई एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, इन सबको सपोर्ट करता है। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, इन सबको भी मैनेज करना, देखना, फैसिलिटेट करना, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ये फेयर हो, ये भी आरबीआई देखता है। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब ना, ये भी आरबीआई देखता है। अगला, एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी। तो अंडर फेमा, फेमा के तहत आरबीआई रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, तो फेमा के तहत आरबीआई इसको देखता है। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आरबीआई एंड इसके फंक्शन। आरबीआई कमर्शियल बैंक से कैसे डिफर करता है, आखिरी पार्ट इसका। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जबकि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? आरबीआई के नीचे लोअर लेवल के बैंक्स होते हैं। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट, कमर्शियल बैंक नहीं इशू करता है करेंसी नोट। ठीक है। आरबीआई कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है जितने बैंक है इंडिया के, जबकि जितने बाकी कमर्शियल बैंक हैं ये वर्क करते हैं अंडर आरबीआई। आरबीआई के सुपरविजन में, उसके नीचे काम करते हैं, सुपरविजन में। ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है आरबीआई देखता है, जबकि बैंक क्या करता है? बाकी जो कमर्शियल बैंक है, हम लोगों के ट्रांजेक्शन देखते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक है। आरबीआई जो है कंट्रोल द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आरबीआई इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, क्रेडिट है, उसको कंट्रोल करता है, जबकि कमर्शियल बैंक है वो नहीं कंट्रोल करते हैं। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी फॉरेन करेंसी वगैरह आरबीआई रिजर्व करता है। ठीक है। जबकि ये जो कमर्शियल बैंक है, इट डील ओनली द परमिटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जो फॉरेन एक्सचेंज के परमिटेड ट्रांजेक्शन है, उसी में कमर्शियल बैंक डील करते हैं। ये बैंकों का बैंक है, जबकि कमर्शियल बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। ठीक है। आरबीआई का मेन फोकस किस बात पे है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में बनी रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है? प्रॉफिट हो, सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों को अ, उधार दें, मेन एम है प्रॉफिट कमाएं, कमर्शियल बैंक का एम है। लेकिन आरबीआई का क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। बैक टू बैक मैं ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन डिस्कस कर रही थी। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, और इनके रिगार्डिंग इनके जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने डिटेल में आरबीआई वगैरह पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी पेपर है, तो जरूर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं हर दिन वीडियो लेक्चर डाल रही हूँ, तो प्लीज मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए। एंड इन वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करिए, एंड मुझे फीडबैक दिया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।